हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझा था कि क्यों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। उसको मैंने सिंपल सी लैंग्वेज से भी समझाया था और ग्राफिकली भी आपको समझाया था कि हम बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज वेपर प्रेशर कम हो रहा है। इवन अब हम बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के दो तरीके। एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस करते हैं और बड़ी आसानी से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। दूसरा तरीका थर्मोडायनेमिक्स से है जो कि थोड़ा लेंथी है बट कंसेप्चुअल है और उसमें हम एज सच कोई अप्रोक्सीमेशन भी नहीं करते हैं। राइट, हम दोनों तरीके से करेंगे। हाँ, बट जो थर्मोडायनेमिक्स वाला मेथड है वो जेई में नहीं है या एनसीईआरटी में नहीं है, तो जो सिलेबस में है वो तो ग्राफिकल वाला है। बट मुझे लगता है कि सेकंड मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में जैसे हमने एक कर्व प्लॉट किया था, एक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, देन इसमें अगर हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, P वर्सेस T का कर्व है। T नॉट टेम्परेचर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। हम कह रहे हैं अगर ये T नॉट टेम्परेचर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, दैट मींस ये P नॉट एक्सटर्नल प्रेशर है। ये P नॉट एक्सटर्नल प्रेशर है। ये P1 सॉल्वेंट सॉल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर, P2 सॉल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर है T नॉट टेम्परेचर। अब अगर हम चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन 1 और 2 दोनों ही वेपराइज हो तो ये T1 और T2 है। अब यहां पर सिंस मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो सॉल्यूशंस हम स्टडी कर रहे हैं वो डाइल्यूट होने चाहिए, तब तो जो वैलिडिटी है वो जाता है। तो ये मानते हुए कि जो सॉल्यूशंस हम स्टडी कर रहे हैं ये सारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, तो इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ये जो वेपर प्रेशर में लॉवरिंग होगी वो कम होगी, यानी ये कर्व्स जो होंगे वो एक दूसरे के काफी क्लोज होंगे। और अगर ये कर्व्स एक दूसरे के काफी क्लोज है तो ये जो ट्राइंगल वाला पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला, इसको मैं O, A, B, C और D ये ट्राइंगल वाला पार्ट मान सकते हैं और इन कर्व्स को भी हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। यूं सोचे आप छोटा सा पार्ट था जिसको आपने क्या कर दिया, एनलार्ज कर दिया। छोटे से पार्ट को हमने एनलार्ज कर दिया तो इसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें यहां से तो हमें कुछ ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। ट्राइंगल OAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBD। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि OB अपॉन OA इक्वल्स टू OD अपॉन OC। ठीक है, OB यानी T2 माइनस T0, T1 माइनस T0 इक्वल्स टू OD की वैल्यू P0 माइनस P2 and P0 minus P। T2 minus T0 इसे हम कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन 2 एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन 1 डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1। ये है एलिवेशन लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन 2, P0 से P2, lowering in vapor pressure for solution 2, lowering in vapor pressure for solution 1। That means यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure। lowering in vapor pressure रेशियो सेम आ रहा है, यानी elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure। जो भी proportionality constant होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप रेशियो ले रहे हो तो। राइट, अब यहां पर जस्ट इससे पहले लास्ट क्लास में हमने राउल्स लॉ फॉर रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कस किया था। T0 माइनस TS अपॉन P0 इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। राइट, यहां पर हम देखें तो अगर कोई सॉल्वेंट हम फिक्स कर दें, अगर सॉल्वेंट फिक्स कर दिया तो ये वाली वैल्यू फिक्स होगी, सॉल्वेंट फिक्स कर दिया तो ये P0 भी फिक्स हो गया।
और ये वैल्यू क्या, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर होती है वो m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी सॉल्यूट की मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट चेंज होती जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आप सॉल्यूट बदल रहे हो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। सॉल्यूट बदलने पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कब चेंज होगा, जब आप सॉल्वेंट बदल रहे हो। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि डेल्टा पी लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते तो क्या कह सकते हैं, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। तो डेल्टा टीबी यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम केबी से लिखते हैं, केबी इनटू एम, जहां पर जो केबी है दैट इज नोन एज एलिवेशन इन वॉल्यूम, एलिवेशन इन सॉरी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर हम इसने इंट्रोड्यूस कर दिया जिसे बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी, या वैसे इसका एक और नाम भी है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एक और नाम भी है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्वेश्चन में मोस्टली केबी आपको गिवन होगा, मोलरिटी पता है तो हम डेल्टा टीबी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा टीबी फाइंड आउट कर सकते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। हाँ, ये कह सकते हो कि ये फॉर्मूला तब आया है जब हमने यहाँ पर सॉल्यूशन को डाइल्यूट माना है, डाइल्यूट माना है, इसीलिए यहाँ पर भी ये पी नॉट है लेकिन मोलरिटी कंसीडर किया। चाहो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देखा जाए तो ये जो पूरा फॉर्मूला हमने डिराइव किया है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए किया है, क्योंकि इन कर्व्स को भी हमने स्ट्रेट लाइन माना है। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि अगर क्वेश्चन आता है डेटा अगर 1m की वैल्यू 0.1 हो या 1m हो या 2m हो, पुट करके आप डेल्टा टी भी निकाल सकते हो। बस ये कह सकते हो कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो हमारा रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ज्यादा मैच करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो हमारे रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कम मैच करेंगे, ये हम कह सकते हैं। तो फाइनली एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, डेल्टा टीपी इक्वल्स टू केपी मल्टीप्लाइड बाय एम। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वर्ड कहां से आया कि जब मोलरिटी 1 होगी तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, केबी के बराबर हो जाएगा। बट इस केबी का भी एक फॉर्मूला है, केबी का भी एक फॉर्मूला है, हम केबी थियोरेटिकली भी निकाल सकते हैं, बट अगर उसका फॉर्मूला डिराइव करना है केबी का तो हमें थर्मोडायनेमिक्स वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स वाले मेथड से जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस केबी की वैल्यू भी निकल के आती है, और ये जो अप्रोक्सीमेशंस की हैं वो भी करने की जरूरत नहीं है, हम एग्जैक्ट फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे, चलिए थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट करते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो वापस से रिकॉल हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर, ये तो एक तरीका हो गया, अब थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट से हम इसको डिराइव करें। तो हेडिंग डाल दीजिए ऑल्टरनेट मेथड। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो कर्व है ये क्या बताता है, लिक्विड के वेपर प्रेशर को बताता है। हम इसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो कर्व आप देख रहे हो ना इसकी इक्वेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, उसकी अब बात करते हैं। जनरल रिएक्शन लेते हैं, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, ये कोई रिएक्शन है और किसी T टेम्परेचर और P प्रेशर पर, किसी T टेम्परेचर और P प्रेशर पर ये इक्विलिब्रियम पर है। अगर T टेम्परेचर और P प्रेशर पर ये इक्विलिब्रियम पर है तो इसका मतलब इस टेम्परेचर और प्रेशर पर
अगर ए बी में कन्वर्ट होता है या बी ए में कन्वर्ट होता है तो डेल्टा जी जीरो। इसका मतलब ए की गिव्स एनर्जी बी की गिव्स एनर्जी के बराबर एट टेम्परेचर टी एंड प्रेशर T। अब हमने क्या किया, हमने इसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दिया। टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो चेंज कर दिया, और इस तरह से चेंज किया कि अभी भी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, अभी भी इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। जैसे वाटर 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन पर, लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम पर रहते हैं, तो क्या केवल 1 एटमॉस्फेयर 373 पर ही है? नहीं, और किसी प्रेशर और टेम्परेचर पर भी ये दोनों इक्विलिब्रियम पर रहेंगे। इनफैक्ट ट्रिपल पॉइंट पर तो तीनों ही इक्विलिब्रियम पर रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहां पर T और P टेम्परेचर पर तो ही। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को dt से और प्रेशर को dp से चेंज कर दिया, dt और dp से चेंज कर दिया, यानी यहां पर चेंज कर दिया तो ये गिव्स एनर्जी इसकी होगी Ga डैश और Gb डैश। बट इस तरह से चेंज किया कि अभी भी ये इक्विलिब्रियम पर है एट T प्लस dt और P प्लस dp। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्या इनको हम रिलेट कर सकते हैं? तो ये A की गिव्स एनर्जी है, ये T टेम्परेचर पर, ये T प्लस dt टेम्परेचर पर। तो गिव्स एनर्जी में जो चेंज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? dg इक्वल्स टू vdp माइनस sdp, ये फॉर्मूला होता है। हमने टेम्परेचर को dt से चेंज किया, प्रेशर को dp से चेंज किया, तो ये गिव्स एनर्जी में चेंज है। तो चेंज इन गिव्स एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूं Ga डैश माइनस Ga, ये A के लिए लिख रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ A dP माइनस एंट्रोपी ऑफ A इनटू dP। ये A के लिए गिव्स एनर्जी में चेंज जब टेम्परेचर हमने T से T प्लस dt कर दिया। B के लिए भी गिव्स एनर्जी ऑफ B इक्वल्स टू VB dP माइनस SB dT। राइट, अब यहां पर हमें पता है ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगी, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट करके मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, बी वाली टर्म इधर ला रहा हूँ, ए वाली टर्म इधर लेके जा रहा हूँ, तो एस बी माइनस एस ए इंटू डी टी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए इंटू डी टी, यानी डी पी अपॉन, या चलिए एक स्टेप पहले और लिख देते हैं, एंट्रोपी चेंज इंटू डी टी, वॉल्यूम में चेंज इंटू डी टी, तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी। डी पी अपॉन डी पी इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी, एक बहुत ही वेल नोन इक्वेशन है ये। जिसे क्लेपेरॉन इक्वेशन, दिस इज नोन एज क्लेपेरॉन इक्वेशन। dp अपॉन dt इक्वल्स टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा v। यूज क्या वो भी मैं बताऊंगा, अभी हम उस पर आएंगे जो कर्व जैसे मैंने स्टार्ट किया था, बट अभी तो ये पार्ट आया है। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, अभी भी मान रहे हैं कि यानी टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पर सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम पर है, अभी भी इक्विलिब्रियम पर है, तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी टेम्परेचर और प्रेशर में जो चेंज का रेशियो है, मतलब dp अपॉन dt है, वो डेल्टा s अपॉन डेल्टा v के रेशियो के बराबर होना चाहिए। राइट, अब ये तो एक जनरल केस था, अब मैं यहां पर आ रहा हूं, कोई फेज चेंज हो रहा है, ए लिक्विड से ए गैस, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की हम बात करें, ए लिक्विड से ए गैस, इसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो dp अपॉन dt, एंट्रोपी चेंज लिक्विड से गैस,
वेपराइजेशन में एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर, डेल्टा एच बाई टी। और इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहे हैं हम, कह रहे हैं टी टेम्परेचर पर भी इक्विलिब्रियम पर है, टी प्लस डी पर भी इक्विलिब्रियम पर है, तो सिंस इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा एच बाई टी यूज कर सकते हैं। और डेल्टा वी वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और अगेन हमें ये भी पता है कि गैस के रिस्पेक्ट में लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, तो इसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो dP अपॉन dT इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन T। वॉल्यूम ऑफ गैस को मैं क्या लिख सकता हूँ, nRT, ये एक मोल के लिए लिखा है, डेल्टा H बाई टी भी एक मोल का डेल्टा H है, तो यहाँ पर ये एक मोल के लिए तो RT अपॉन P। इसी को रीअरेंज कर दो तो dP अपॉन P इधर आ गया, डेल्टा H अपॉन R dP अपॉन T स्क्वायर। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं, लिमिट्स लगा रहा हूं, तो ln, वैसे मैं आपको बता दूं ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, ये बेसिकली dP अपॉन dt इस कर्व का स्लोप है, ये इस कर्व का स्लोप बता रहा है आपको। और अगर आपको इस कर्व की इक्वेशन चाहिए तो आप इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। दिस dP अपॉन dt ये इसका स्लोप है, बिकॉज ये कर्व क्या है, ये क्या बता रहा है, इस T1 टेम्परेचर, T1 प्रेशर पर इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं अब टेम्परेचर को dt से चेंज करूंगा और प्रेशर को dP पर इस कर्व के अलोंग, तो भी सिस्टम किस स्टेट में रहेगा, इक्विलिब्रियम पर रहेगा। तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम की स्टेज, ये भी एक इक्विलिब्रियम की स्टेज है, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम। तो यहां से हमें इस कर्व का क्या पता चल रहा है, स्लोप पता चल रहा है, और यही आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो ln P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। खैर कह सकते हो सर ये तो इक्वेशन कोई नई नहीं है, ये तो आपके लिए पुरानी है, क्योंकि जो वन टॉप इक्वेशन हम लिखते हैं ln K2 अपॉन K1, वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर लिक्विड से गैस है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते ही किसके बराबर है, वेपर प्रेशर के बराबर। तो यहाँ पर ln K2 अपॉन K1 में आप वेपर प्रेशर भी पुट कर सकते हो, तो ln P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यानी ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि अगर किसी T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतना है तो T2 टेम्परेचर पर आप यहां से वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। खैर बात ये कि कुछ नया तो रिजल्ट निकल के नहीं आया, पर जो तरीका हमने यूज किया इसको डिराइव करने का वो एकदम नया है। आप देखिए वन टॉप इक्वेशन डिराइव करने का तरीका बिल्कुल अलग था, वहां पर लॉजिक बिल्कुल अलग है, यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल अलग है। वहां पर हमने VdP माइनस SdT ये इक्वेशन यूज नहीं की थी, यहाँ पर ये इक्वेशन यूज की, बट दोनों के एंड रिजल्ट सेम है, एंड रिजल्ट सेम है, यानी कॉन्सेप्ट में दम है, कह सकते हो आप। तो एक कॉन्फिडेंस आता है। हाँ लेकिन अब हमारा पर्पस क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारा पर्पस तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, वो यहां से कैसे निकल के आएगा, ये तो बात होगी वेपर प्रेशर की। चलिए अब बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो कैसे निकलेगा यहां से, अब वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर फिर से ये किसी सॉल्वेंट का कर्व है और ये किसी सॉल्यूशन का, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये T0, ये T1 और ये P। अब हमें सॉल्व इसको किसके लिए करना है, सॉल्यूशन के लिए करना है। तो अब हम इस इक्वेशन को, यानी ये भी क्या है, सॉल्यूशन में आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो सॉल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर है ही नहीं, ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो ये जो dP अपॉन dt है ये इस कर्व का भी स्लोप है, इस कर्व का भी स्लोप है। यहां पर भी लिक्विड सॉल्वेंट ही वेपराइज हो रहा है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब हमें इसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है। मैं इस इक्वेशन को यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर, dP अपॉन P डेल्टा H अपॉन R dt अपॉन T। यहां पर लिमिट्स बहुत ढंग से लगाना, वहीं पर मिस्टेक होती है। लिमिट्स टेम्परेचर यहां से अगर हम देखें, सॉरी T1, इस पॉइंट पर टेम्परेचर T0, तो प्रेशर कितना है यहाँ पर, यहाँ टेम्परेचर T0 है लेकिन इस पॉइंट का प्रेशर P0 है। टेम्परेचर यहाँ T1 होगा, प्रेशर यहाँ P0 होगा। यहां पर मैं बता दूं P0 जो है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जिसे हम नॉर्मली PS लिखते हुए आए हैं। सॉल्वेंट P0 ही लिखते आ रहे हैं, गलत बोला, वापस से रिपीट कर रहा हूं।
P नॉट तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, हाँ, लेकिन P1 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जिसे हम PS लिखते हुए आ रहे हैं। P1 इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसे हम PS लिखते हुए आ रहे हैं, वो यहाँ पर मैंने P1 लिखा है। T नॉट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, T1 सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। T1 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलिए पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ln P नॉट अपॉन P1 डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन टी, -1 अपॉन टी तो मैं लोअर लिमिट पहले पुट कर देता हूं, टी नॉट अपॉन टी। ठीक है, आप इस P1 को PS की तरह सोच सकते हो। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अब हमें इसको रीअरेंज करना है थोड़ा सा, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं। माइनस साइन लगा दिया मैंने, तो ये P1 अपॉन P नॉट हो गया, P1 अपॉन P नॉट